स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम की संरचना में तरंगे हैं। 2. अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता के अपने सिद्धांत के अंदर गुरुत्वीय तरंगों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की थी। 3. भारत तमिलनाडु के थेनी जिले में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO के तीसरे नोड का निर्माण करने जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुरुत्वीय तरंगे, ये तरंगे बड़े पैमाने पर खगोलीय पिंडों जैसे कि ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार्स के संचलन से उत्पन्न होती हैं और अंतरिक्ष समय के माध्यम से बाहर की ओर फैलती हैं। उदाहरण के लिए जब एक तालाब में कंकड़ गिराया जाता है तो परिणामी लहरें गुरुत्वीय तरंगों के समान होती हैं, लेकिन जल के बदले वे ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना के माध्यम से प्रसारित होती हैं। अतः कथन 1 सही है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता के अपने सिद्धांत के अंदर गुरुत्वीय तरंगों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की थी। अतः कथन 2 सही है। गुरुत्वीय तरंग अनुसंधान जैसा कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO का उपयोग कर पहली बार पता लगाने के लिए दिए गए 2017 के नोबेल पुरस्कार से प्रमाणित है। वैज्ञानिक सफलताओं के लिए अपार संभावनाएं रखता है। हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में LIGO के तीसरे नोड के निर्माण को हरी झंडी दी। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। स्टैंड अप इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। 2. इस योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। 3. योजना के तहत उधारकर्ता को योगदान के रूप में परियोजना लागत का कम से कम 10% का भुगतान करना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टैंड अप इंडिया आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। अतः कथन 1 सही है। इस योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। अतः कथन 2 सही है। बता दें कि इस योजना में 15% तक की सीमा राशि की परिकल्पना की गई है, जो केंद्रीय या राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण में प्रदान की जा सकती है। किसी भी स्थिति में ऋणकर्ता को परियोजना लागत का कम से कम 10% अपने योगदान के रूप में भुगतान करना होगा। अतः कथन 3 सही है। गौरतलब है कि इसका एक उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे सरकार द्वारा गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। 2. योजना के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड यानी MUDRA सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को सीधे ऋण देती है। 3. इस योजना के तहत दिए जाने वाला ऋण संपार्श्विक मुक्त ऋण है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY, सरकार ने इस योजना को वर्ष 2015 में गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, छोटे या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने हेतु लॉन्च किया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को सीधे ऋण नहीं दिया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण संपार्श्विक मुक्त ऋण होता है। अतः कथन 3 सही है।
अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आदित्य L1 एक वेधशाला श्रेणी का सौर मिशन है जो 7 उपकरणों के साथ सूर्य का अध्ययन करेगा। 2. इसरो ने L1 लैग्रेंज बिंदु का चयन किया जहां गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है, जिससे आदित्य L1 न्यूनतम ईंधन उपयोग के साथ इस स्थिति में बने रहने में सक्षम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। आदित्य L1 एक वेधशाला श्रेणी का सौर मिशन है जो 7 उपकरणों के साथ सूर्य का अध्ययन करेगा। अतः कथन 1 सही है। बता दें कि इसरो ने अंतरिक्ष में L1 लैग्रेंज पॉइंट नामक एक विशेष स्थान चुना है जो पृथ्वी से सूर्य की दिशा में 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह बिंदु पृथ्वी सूर्य प्रणाली में 5 विशिष्ट स्थानों में से एक है जहां गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। इसका मतलब यह है कि आदित्य L1 जैसा अंतरिक्ष यान पृथ्वी या सूर्य के खिंचाव का विरोध करने के लिए लगातार बहुत अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना वहां रह सकता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे सरकारी व्यय में राजकोषीय विनिमय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 2. इस अधिनियम के तहत सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को उत्तरोत्तर कम करने का आदेश दिया गया है। 3. अधिनियम वक्तव्य के तहत मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क यानी MTEF आधारभूत मान्यताओं और जोखिमों की विशिष्टताओं के साथ साथ व्यय संकेतकों के लिए 5 वर्ष का आवर्ती लक्ष्य निर्धारित करता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM अधिनियम संसद का एक अधिनियम है। इसे वर्ष 2003 में सरकारी व्यय में वित्तीय विनिमय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। अतः कथन 1 सही है। इस अधिनियम के तहत सरकार को एक निश्चित अवधि में अपने राजकोषीय घाटे को एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक कम करने की आवश्यकता होती है। अतः कथन 2 सही है। सत्र 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाया जाएगा। मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क यानी MTEF विवरण आधारभूत मान्यताओं और जोखिमों के विनिर्देशों के साथ साथ व्यय संकेतकों के लिए 3 वर्ष का आवर्ती लक्ष्य निर्धारित करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गरीबी से संबंधित समिति है? 1. रंगराजन समिति, 2. मुदलियार आयोग, 3. तेंदुलकर समिति। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रंगराजन समिति की स्थापना योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के लिए 22 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किए जाने पर राष्ट्रीय आक्रोश की पृष्ठभूमि में की गई थी। अतः विकल्प 1 सही है। मुदलियार आयोग की स्थापना भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के अंदर स्थितियों का आकलन करना और इसकी वृद्धि के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करना था। अतः विकल्प 2 सही नहीं है। तेंदुलकर समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञ समूह के रूप में जाना जाता है, का गठन 2009 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में भारत के योजना आयोग द्वारा किया गया था। इस समिति को भारत में गरीबी मापने की मौजूदा पद्धति की समीक्षा करने और उचित संशोधनों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। अतः विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. होर्मुज जलडमरू मध्य एक संकीर्ण जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। 2. लाल सागर की सीमा से लगे देश मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक संकीर्ण जल मार्ग है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में से एक है, जहां से प्रतिदिन
21 मिलियन बैरल से अधिक तेल का परिवहन होता है। यह जल डमरू मध्य एक रणनीतिक अवरोध बिंदु है और इस क्षेत्र के देशों के बीच कई संघर्षों तथा तनावों का स्थल रहा है। अतः कथन 1 सही है। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित जलराशि अपनी उच्च लवणता के लिए प्रसिद्ध हिंद महासागर का यह प्रवेश द्वार मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती जैसे देशों से घिरा हुआ है। दक्षिण में यह बाब अल मांडेब जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ता है। उत्तरी क्षेत्र की उल्लेखनीय विशेषताओं में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी शामिल है, जो स्वेज नहर तक जाती है। यह जलमार्ग ग्रेट रिफ्ट वैली, विशेष रूप से एफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली का भी एक हिस्सा है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित NSIL का स्वामित्व अधिकार निजी कंपनियों के पास है जिनकी सरकारी हिस्सेदारी कम है। 2. यह भारतीय उद्योगों को उन्नत अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने में सहायता प्रदान करता है। 3. यह वर्ष 2024 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के माध्यम से GSAT-20 या GSAT-N2 लॉन्च करने के लिए तैयार है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL यह 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाना है और यह भारतीय अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रमों तथा सेवाओं के प्रचार एवं वाणिज्यिक दोहन के लिए भी जिम्मेदार है। अतः कथन 2 सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL वर्ष 2024 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के माध्यम से GSAT-20 या GSAT-N2 लॉन्च करने के लिए तैयार है। अतः कथन 3 सही है। फाल्कन 9 दुनिया का पहला कक्षीय श्रेणी का पुनः प्रयोजित 2 चरण वाला रॉकेट है जिसे पृथ्वी की कक्षा तथा उसके आगे लोगो एवं पेलोड के विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन के लिए स्पेस एक्स द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मध्यवर्ती दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिए इन दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया था। 2. ये नियम OTT प्लेटफॉर्मों के लिए त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करते हैं। 3. वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की भागीदारी के बिना सामग्री के स्व-वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।